गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग जो चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12th का पहला चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। भौतिक रसायन का पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस पहले पार्ट का नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में दो क्लासेस, दो वीडियोस मैं आपको शेयर कर चुका हूं। इस पे हमने केवल ठोसों के बारे में जनरल आइडिया लिया है कि ठोस क्या होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें यह है कि इस चैप्टर में हमको केवल क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही अध्ययन करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस के हम कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे आपको। केवल वही प्रॉपर्टीज अक्रिस्टलीय ठोस की होती है, बाकी अक्रिस्टलीय ठोस में बाकी कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। जो कुछ भी हमें पढ़ना है, जो कुछ भी हमें जानना है, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जानना है। क्योंकि हमारे चारों तरफ ऐसा नहीं क्रिस्टलीय ठोस ज्यादा है, अक्रिस्टलीय ठोस कम है, ऐसा कुछ नहीं। अक्रिस्टलीय ठोस के प्रॉपर्टीज जो आपको हमने बताई थी बस उतनी ही है, उसके अलावा उसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। भाई सिमेट्री होती नहीं है ना, रेगुलर अरेंजमेंट होता नहीं है, तो उसमें कुछ ज्यादा स्टडी करने के लिए हमारे पास है नहीं। हमारे पास जो है वो क्रिस्टलीय ठोसों को अध्ययन करने के लिए हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है। तो हम क्रिस्टलीय ठोसों को के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस में ठोस जिनसे बना है उनको कहते हैं अवयवी कण। क्या कहते हैं? अवयवी कण। अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अवयवी कण अगर ठोस में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट है उनके अवयवी कणों का 3 डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविम में, तो वो क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अगर अवयवी कणों का रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं है ना, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित उसके अवयवी कण नहीं है ना, रैंडमली अरेंज्ड है, इधर उधर जहां मर्जी तहां अरेंज हो गए, तो उसे हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड। ज्यादातर पाउडर्ड लाइक सब्सटेंस होते हैं, वो भी तो ठोस ही है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में हमने जब आगे स्टडी किया था तो हमको ये पता चला था कि क्रिस्टलीय ठोस भी कई तरह के होते हैं और ये कई तरह का जो वर्गीकरण है क्रिस्टलीय ठोसों का, इसका वर्गीकरण हम लोग करते हैं उनके अवयवी कणों के प्रकृति और अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। अवयवी कणों की प्रकृति और अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इन जब हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया तो हमने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे चारों तरफ है ना, जो हमारे आसपास हम जो क्रिस्टलीय ठोस देखते हैं, है ना, कुछ केमिकल्स हैं, है ना, कुछ आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है अगर वो परमाणु है तो परमाणुओं को आकर्षण बल, परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल सहसंयोजी बंध होता है। परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? सहसंयोजी बंध होता है। तो सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, है ना, और इन क्रिस्टलीय ठोसों को कहते हैं सहसंयोजी ठोस। क्या कहते हैं? सहसंयोजी ठोस। दूसरा, अगर क्रिस्टलीय ठोस अणुओं से मिलकर बना है तो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो या तो वंडरवॉल बल होता है या हाइड्रोजन बंध होता है। और जो इस तरह के क्रिस्टलीय ठोस है उनको कहते हैं आणविक ठोस। तीसरा ठोस बताया था, तीसरा क्रिस्टलीय ठोस आयनों से बने होते हैं और आयनों के मध्य जो आकर्षण बल होते हैं वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं और इस तरह के क्रिस्टलीय ठोसों को हम कहते हैं आयनिक ठोस।
चौथे प्रकार का जो क्रिस्टलीय ठोस था वो धात्विक ठोस कहलाता है। उसके अवयवी कण होते हैं जो धातु के कोर होते हैं, और आकर्षण बल को हम धात्विक बंध कहते हैं, जो कि एक तरह का प्रबल या दुर्बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही है। तो ये हमने वर्गीकरण किया था क्रिस्टलीय ठोसों को सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। इन चार प्रकार के ही क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस है वो इसी चार प्रकार के होंगे, इसके अलावा कोई पांचवा क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा। तो आगे जब हमने इससे स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जब हम अवयवी कणों को ड्रॉ करते हैं, क्रिस्टल को बनाते हैं, ठोस को बनाते हैं, कॉपी पेन लेकर के बनाते हैं, तो हम अवयवी कणों को बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। और इन बिंदुओं को हमने आपको बताया था कि इन बिंदुओं को हम कहते हैं जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, है ना। और इस तरह के असंख्य, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको ऐसे पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैटिस पॉइंट या कभी कभी लैटिस साइट भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है बिंदुओं से प्रदर्शित किए जाते हैं, और ये अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? अवयवी कणों को। तो हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, अवयवी कण, असंख्य संख्या में अवयवी कण, है ना, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं, और यही व्यवस्था बार बार, इसी व्यवस्था की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरह के असंख्य जालक बिंदु जब त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और इस व्यवस्था को बार बार जब पुनरावृत्ति की जाती है, तो जो पूरा सिस्टम बनके, जो पूरा निकाय बनके तैयार होता है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस अंग्रेजी में कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, है ना। अब क्रिस्टल जालक किससे बना है? अवयवी कणों से बना है। अवयवी कण मतलब जालक बिंदु से बना है। लेकिन क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग, जिसकी अगर बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। मेरी बात गौर से सुनिए। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग, जिसकी यदि बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन जाएगा, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा, और वह छोटा सा छोटा भाग संपूर्ण क्रिस्टल जालक के समस्त गुणों को प्रदर्शित करता हो। तो ऐसे छोटे से छोटे भाग को हम लोग कहते हैं क्या? एकक सेल। क्या कहते हैं? एकक सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई तरह के यूनिट सेल, सिर्फ यूनिट सेल की ही बात होती है क्रिस्टलीय ठोसों में। तो यूनिट सेल हिंदी में कहते हैं एकक सेल, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट सेल। ये क्या है? ये हमने आपको बताया कि क्रिस्टल जालक का छोटा सा छोटा भाग है ना। तो ये लिखेंगे क्या? क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन जाता है,
और यह क्रिस्टल जालक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, एकक सेल कहलाता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट परिभाषा है एकक सेल की। अगर सबसे पूछे कोई एकक सेल क्या होता है तो आप यही परिभाषा लिखिए, है ना। बुक में जो परिभाषा लिखी वो पूरी नहीं लिखी गई है, वो केवल बताया गया है कि जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, है ना, पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल जालक बन जाए वो यूनिट सेल है। लेकिन नहीं, वो क्रिस्टल जालक के सभी गुणों को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, डायग्राम से समझने की कोशिश करें अगर, तो एक पहले मैं आपको एक क्रिस्टल जालक बना के दिखा देता हूं। ये देखिए, मैं एक क्रिस्टल जालक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा सा क्रिस्टल जालक। छोटा सा क्रिस्टल जालक बना रहा हूं मैं। ऊपर बना लेते हैं। ये एक क्रिस्टल जालक हमने बनाने की कोशिश की है ना। इसमें देखें, इसमें कुल मिला के अगर क्यूब की बात करें तो एक ये वाला क्यूब है, एक पीछे 2 क्यूब, एक 3 क्यूब, एक 4 क्यूब, 4 क्यूब ऊपर 8 क्यूब। तो ये क्रिस्टल जालक है। ये क्या है? क्रिस्टल जालक है। थोड़ा लाइट डिम हो गई है। क्रिस्टल जालक, अब देखिए क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को अगर हम मान लो कोनों पर रखते हैं, अवयवी कणों को कोनों पर रखते हैं, तो कोने कहां पे है? ये देखिए, ये वाला कोना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हो गए होंगे। तो देखिए, ये अवयवी कण, इन्हीं को कहते हैं हम लोग, इन बिंदुओं को हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। इन बिंदुओं को कहा जाता है जालक बिंदु।
अब इसमें से सबसे छोटा भाग देखिए 8 क्यूब से बना है, 8 क्यूब को मिला के बनाया गया है। तो इसका सबसे छोटा भाग 1 क्यूब है, 1 क्यूब। तो 1 क्यूब को बाहर निकाल दिया जाए अगर, तो उसको अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये 1 क्यूब हो गया। इसी एक भाग को, इसी को बार बार रखा गया है तो क्रिस्टल जालक बना है ना। तो इस एक भाग को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल या एकक सेल लिख सकते हैं, है ना। यूनिट सेल लिखना ज्यादा आसान होता है ना। अब इस यूनिट सेल में समझिए, इस यूनिट सेल में देखिए, इसमें हर कोने पर 3 अक्ष उपस्थित हैं। ये 3 अक्षों को काट रहा है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को ये यूनिट सेल जहां पे काटेगा उनको हम ए, बी और सी से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो ए, ये जो लंबाइयां हैं, लंबाइयां ए, बी और सी, इसे कोर लंबाई कहते हैं, कोर लंबाई कहते हैं। पहले समझ लें कि क्यूब में 3 चीजें होती हैं, 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। कोने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कोने होते हैं 8 कोने होते हैं। कोनों को कोनों से मिलाने वाली जो लाइन है उसे कोर कहते हैं। तो देखो ये यहां शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इधर वाला 12। तो इसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। तो कोर होते हैं 12। और उसके बाद तीसरी चीज इसमें होती है फलक। फलक देखें, फलक का मतलब फेस। देखिए एक सामने है फेस, एक सामने का फलक है, एक इस साइड का फलक है 2, एक इस साइड का फलक है 3, एक पीछे वाले का फलक है 4, एक ऊपर फलक है 5 और एक नीचे फलक है 6। तो 6 फलक होते हैं। अब देखिए हर कोने पर, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ये लंबाइयां एक कोने पर जितनी है हर कोने पर उतनी ही बड़ी होंगी, कोई कम ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात, हर कोने पर 3 फलक आपस में मिलते हैं। जैसे पीछे वाला फलक इस साइड वाले फलक से मिला तो एक कोण बनाया, तो ये हो गया अल्फा। इसी तरह ये दूसरा बना बीटा, इसी तरह ये तीसरा बना तो ये गामा। तो ये जो कोण है, कोण अल्फा, कोण बीटा, कोण गामा, इसे कहते हैं अंतः फलकीय कोण। क्या कहते हैं? अंतः फलकीय कोण। तो ये जो है किसी यूनिट सेल के, ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई, कोर लंबाई है ना, ये देखें कोर लंबाई एवं अंतः फलकीय कोण किसी यूनिट सेल के अभिलाक्षणिक गुण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी यूनिट सेल में। यही 2 किसी भी यूनिट सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अभिलाक्षणिक गुण है, वो क्या है? कोर की लंबाई और अंतःफलकीय कोण। इन्हीं की कोर लंबाई के मान के आधार पर और अंतःफलकीय कोणों के मान के आधार पर
यूनिट सेलों को 7 प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है मोनोक्लिनिक, पांचवा है ट्राइक्लिनिक, छठवां है रोम्बोहेड्रल और सातवां है हेक्सागोनल। फिर से बात कर लें, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल, है ना। तो ये जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के इन अभिलाक्षणिक गुणों, अभिलाक्षणिक गुण क्या है? अभिलाक्षणिक गुण है कोर की लंबाई, कोर लंबाई और अंतःफलकीय कोण, इंटरफेशियल एंगल। इन दोनों के मान के आधार पर ये यूनिट सेलों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 7 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक वर्गीकरण ये है। दूसरा वर्गीकरण, यूनिट सेलों में देखिए जो अवयवी कणों को हम रखेंगे, जालक बिंदुओं को रखेंगे, वो अगर सिर्फ और सिर्फ कोनों पर रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर रखते हैं, तो ये जो यूनिट सेल बनेगा ये सरल यूनिट सेल बनेगा, सिंपल यूनिट सेल बनेगा और इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। लेकिन अगर कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पे तो रखेंगे ही पार्टिकल को, कणों को, है ना, कॉर्नर के अलावा कोई दूसरी जगह पर रख दें, जैसे फेस के सेंटर पर रख दें, बॉडी के सेंटर पर रख दें, कोर के सेंटर पर रख दें, तो ये जो यूनिट सेल बनेगा वो नॉन प्रिमिटिव टाइप बनेगा। तो यूनिट सेलों का 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला आधार है कोर लंबाई और अंतःफलकी कोणों के मानों के आधार पर, और दूसरा यूनिट सेल में जालक बिंदुओं यानी कि अवयवी कणों की स्थितियों के आधार पर। 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए वर्गीकरण समझते हैं। कोर लंबाई एवं अंतःफलकीय कोणों के मान के आधार पर यूनिट सेलों को 7 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ये देखें, यूनिट सेल है एक तरफ, एक कॉलम बनाई यूनिट सेल का। यूनिट सेल पहला मैंने आपको बताया क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवा ट्राइक्लिनिक, छठवां रोम्बोहेड्रल और सातवां हेक्सागोनल। तो ये 7 प्रकार के यूनिट सेल हैं और इनमें अंतर क्या है? इनमें कोर लंबाई का अंतर है, और अंतः फलकीय
कोण का अंतर है। अंतःफलकीय कोण का अंतर है। तो क्यूबिक का क्या होता है कि तीनों जो कोण लंबाई है वो बराबर होती है और तीनों कोण अल्फा, बीटा और गामा 90 अंश के होते हैं। टेट्रागोनल में दो कोण लंबाइयां बराबर होती हैं, तीसरी अलग होती है, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा अभी भी 90 अंश के ही होते हैं। एक अंतर आ गया ना, दोनों में देखिए एक अंतर आ गया है ना। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों कोण लंबाइयां बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है ना, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा अभी भी 90 अंश के हैं। तो देखो तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है। चौथा, मोनोक्लिनिक में फिर से ए, बी और सी बराबर नहीं होते है ना, और अल्फा, गामा 90 अंश के होते हैं, लेकिन बीटा 90 अंश का नहीं होता। तो देखिए ये चीज बराबर थी इसमें, लेकिन यहां पे डिफरेंस आ गया। ट्राइक्लिनिक में फिर से ए, बी और सी अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, और अल्फा ना तो बीटा के बराबर होता है, ना ही गामा के बराबर होता है, ना ही 90 अंश के बराबर होता है। रोम्बोहेड्रल में ए, बी और सी फिर से एक बार बराबर हो जाते हैं, और अल्फा, बीटा और गामा बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं होते है ना। और हेक्सागोनल में ए, बी बराबर होते हैं, सी अलग होता है, सी डिफरेंट होता है ना, और अल्फा, बीटा यहां पे 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। तो ये अंतःफलकी कोणों के मान है और कोण की लंबाइयां हैं, जिसके आधार पर यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं। इसी सीक्वेंस में याद कर लोगे तो देखो कुछ फायदा मिल जाएगा आपको। देखिए कोण की लंबाइयां क्यूबिक और टेट्रागोनल में जैसी है, लास्ट के दो में भी वैसी ही है ना। देखिए लास्ट का, शुरू का दो, लास्ट का दो बिल्कुल सेम है कोण लंबाई में, है ना। ए बी सी इक्वल, ए बी सी इक्वल, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल सी, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल सी। और बीच के तीनों की जो कोण लंबाइयां है वो आपस में बराबर नहीं होती, अगर इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो, है ना। और इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो अंतःफलकी कोण लगातार तीनों में 90 अंश होते हैं, तीनों कोण, है ना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवा ट्राइक्लिनिक, छठवां रोम्बोहेड्रल, सातवां हेक्सागोनल, है ना। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है ना, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। तो इसी आधार पर अगर आप याद रख लेंगे तो आपको ये कोण लंबाइयां भी थोड़ा रखने में आसानी होगी। अल्टीमेटली आपको याद ही करना है और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे ले चलते हैं। ये तो हमने पहला वर्गीकरण किया था, कोण की लंबाई के मान और अंतःफलकी कोणों के मान के आधार पर इन यूनिट सेलों का वर्गीकरण किया था। अब हम दूसरा जो वर्गीकरण करते हैं यूनिट सेलों का, वो वर्गीकरण करते हैं जो यूनिट सेल है उसमें अवयवी कणों की स्थितियों के आधार पर, कि अवयवी कण को कहां पर रखा जाए, अवयवी कणों को कहां पर प्लेस किया जाए। इस आधार पर यूनिट सेलों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। हमने आपको बताया प्रिमिटिव टाइप या सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा नॉन प्रिमिटिव टाइप, है ना। प्रिमिटिव टाइप में हमने आपको बताया कि जो अवयवी कण है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के कोनों पर रखे जाएंगे। कहां रखे जाएंगे? अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो 8 कोने हैं, 8 कोने पर ही रखे जाएंगे और कहीं नहीं रखे जाएंगे। अगर यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव टाइप का है तो कोनों के अलावा, कोनों पर तो रखना ही है, उसके अलावा फलक के केंद्र पर, काय के केंद्र पर, है ना, एज मतलब कोर के केंद्र पर रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा काय केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित में कोनों पर रखेंगे पार्टिकल को,
अवयवी कणों को कहां रखेंगे? कोनों पर रखेंगे। और साथ साथ 6 फलक हैं, हमने आपको बताया, तो 6 फलक के हर फलक के केंद्र पर रखेंगे। काय का केंद्र मतलब कि यूनिट सेल के अंदर जाकर के केंद्र पर रखना। केंद्र बिंदु, यूनिट सेल का केंद्र बिंदु क्या होता है? यूनिट सेल का केंद्र बिंदु यूनिट सेल के अंदर ऐसा एक बिंदु है जिससे अगर किसी फलक की तरफ जाएंगे तो फलक, विपरीत फलक, आमने सामने के फलक बराबर बराबर दूरियों पर होंगे, है ना। आमने सामने के कोने बराबर बराबर दूरियों पे होंगे। अगर उसी में विकर्ण खींचा जाए, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ विकर्ण खींचा जाए, तो विकर्ण अगर काय केंद्र से होके जा रहा है तो काय केंद्र से पहले कोने की दूरी और काय केंद्र से दूसरे कोने की दूरी बराबर होगी। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए अब दूसरा वर्गीकरण करते हैं। अवयवी कणों की स्थितियों के आधार पर मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रिमिटिव, PRIMITIVE, प्रिमिटिव या सरल, सिंपल, क्यूबिक यूनिट सेल, सरल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो इसमें अवयवी कण सिर्फ यूनिट सेल के कोनों पर स्थित होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहां पर स्थित होंगे? कोनों पर स्थित होंगे, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर, है ना। और दूसरा नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, अंग्रेजी में लिख दिया, कोई समस्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल नाम है हिंदी में, अंग्रेजी में नाम थोड़ा सा आसान है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव मतलब अवयवी कण कोनों के साथ साथ दूसरी स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला फलक केंद्रीय क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रीय क्यूबिक यूनिट सेल FCC कहते हैं। दूसरा काय केंद्रीय क्यूबिक यूनिट सेल, इसको BCC कहते हैं। और तीसरा अंत केंद्रीय क्यूबिक यूनिट सेल, इसको ECC कहते हैं। मैं अंग्रेजी में नाम ज्यादा आसान है, अंग्रेजी वाला नाम लिख देता हूं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं।
पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अगर नोट करने का टाइम आपको कम मिलता हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। एफसीसी की बात करें पहले। एफसीसी में जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण कोनों के अलावा, कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी की बात करें तो अवयवी कण प्रत्येक कोने पर एवं एक कण काय केंद्र पर, काय केंद्र पर उपस्थित होता है। ठीक है। और ईसीसी की बात करें तो इसको ध्यान समझिएगा, फलक केंद्रीय जैसा ही होता है, एफसीसी जैसा ही होता है, लेकिन एफसीसी में हर फलक के केंद्र पर कण होते हैं, लेकिन ईसीसी में केवल दो फलक के केंद्रों पे कण होंगे और वो दोनों फलक एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। अवयवी कण प्रत्येक कोने पर एवं दो ऐसे फलकों के केंद्र पर होते हैं जो आमने सामने हो, आमने सामने हो। तो ये तीन प्रकार के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गए और एक सरल प्रकार का, तो चार प्रकार के यूनिट सेल हो गए। लेकिन ये चारों प्रकार जो हमने 7 प्रकार में विभक्त किया था यूनिट सेलों को, वो सातों प्रकार के यूनिट सेल ये 4 प्रकार प्रदर्शित नहीं करते, है ना। ऑगस्ट ब्रेविस ने 1848 में बताया था कि कुल जो निकाय होते हैं, क्रिस्टल निकाय होते हैं, वो 14 क्रिस्टल निकाय ही होते हैं। 14 क्रिस्टल निकाय ही पाए जाते हैं। इसका मतलब कि क्यूबिक ये चारों प्रकार हो सकता है प्रदर्शित ना करे, हो सकता है उसमें से कोई चारों प्रकार प्रदर्शित करे, हो सकता है उसमें बहुत सारे एक ही प्रकार प्रदर्शित करें। तो ये कौन कौन से प्रकार प्रदर्शित करेंगे इसके बारे में थोड़ा देख लें। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, देखिए, पहला था क्यूबिक। तो क्यूबिक में सिंपल फॉर्म पाया जाता है, मतलब सरल फॉर्म पाया जाता है, एफसीसी पाया जाता है, बीसीसी पाया जाता है। दूसरा था टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, इसमें सिंपल फॉर्म पाया जाता है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी फॉर्म पाया जाता है। ऑर्थोरोम्बिक,
ऑर्थोरोम्बिक में चारों फॉर्म पाए जाते हैं, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, सारे फॉर्म पाए जाते हैं। ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में सिंपल फॉर्म पाया जाता है और ईसीसी फॉर्म पाया जाता है। बाकी ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल फॉर्म पाया जाता है। रोम्बोहेड्रल, इसमें भी सिर्फ सिंपल फॉर्म पाया जाता है। और हेक्सागोनल, इसमें भी सिर्फ सिंपल फॉर्म पाया जाता है। तो कुल मिलाकर 14 ब्रेविस जालक पाए जाते हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ब्रेविस जालक। इन्हें कहते हैं ब्रेविस जालक, क्योंकि ब्रेविस नहीं बताया था इसलिए इन्हें ब्रेविस जालक कहते हैं, है ना। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा मेरी बात। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम ये समझेंगे कि इतने टाइप के हमने यूनिट सेल पढ़े, तो और हमें ये भी पता है कि यूनिट सेलों में जो अवयवी कण है वो कोनों पे भी रखे जाएंगे, फलक के केंद्र पे भी हो सकते हैं, काय के केंद्र पे भी हो सकते हैं। तो जगह जगह पर जो रखा जाता है कणों को, क्या वो कण एक यूनिट सेल में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरा का पूरा योगदान करते हैं, कि एक पूरा का पूरा योगदान नहीं करते हैं। भाई आप खुद समझो कि अगर जैसे कोने पर कोई अवयवी कण है, अवयवी कण को अगर एक सॉलिड स्फीयर मान ले, है ना, सॉलिड स्फीयर मान ले, तो सॉलिड स्फीयर अगर कोने पर रखेंगे तो पूरा यूनिट सेल के अंदर थोड़ी ना आएगा, है ना। उसका कुछ भाग इधर आएगा पहले यूनिट सेल में, कुछ भाग बगल वाले यूनिट सेल में जाएगा, कुछ भाग इन दोनों के बगल वाले यूनिट सेल में जाएगा। तो 4 यूनिट सेल में आधा हो गया और ऊपर के 4 यूनिट सेल में आधा हो गया। ये कोने की बात कर रहे हैं। तो एक अवयवी कण 8 यूनिट सेलों में साझा होगा अगर कोने पर स्थित है। तो 1 यूनिट सेल में वो कितना सहयोग करेगा? 1 यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। ऐसे फलक के केंद्र पर, ऐसे काय के केंद्र पर, ऐसे कोर के केंद्र पर। तो हम ये समझना जरूरी है कि कौन सा अवयवी कण किस जगह पर यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है, और इसकी आधार पर यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने अवयवी कण आएंगे। तो अवयवी कणों की संख्या प्रति यूनिट सेल जो है ये कहलाता है जेड इफेक्टिव। तो ये कैलकुलेट करना सीखेंगे जेड इफेक्टिव, और दूसरी चीज समझेंगे कि यौगिकों के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं इसकी सहायता से। तो ये अगली क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही, है ना। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। कोई समस्या हो तो इनबॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या का वहीं पे समाधान कर दूंगा। या व्हाट्सएप पे आप जो है अगर हमसे जुड़े हो तो व्हाट्सएप पे अपने प्रॉब्लम्स आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सोल्यूशन बता दूंगा। या जब क्लास लूंगा तो क्लास में आप अगर कोई समस्या, कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो आप अगर इनबॉक्स में या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो मैं वो क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए, है ना, और ध्यान से पढ़िए, घर पे रह के पढ़िए, ठीक है। और आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।